उस दिन जलियांवाला बाग में 15 से 25,000 अफराद जमा थे। अचानक लोगों ने एक अजीब सी आवाज़ सुनी। चिल्लाते हुए दर्जनों लोगों ने एक बड़े पीपल के पेड़ के तने के पीछे आड़ ली। डायर ने अपने फौजियों को हुक्म दिया कि वो पीपल के दरख्त को निशाना बनाएं। वो बदहवासी की हालत में दौड़ती हुई बाग पहुंची। उनके सामने लाशों का ढेर लगा हुआ था। वो अपने शोहर को ढूंढने लगीं। लाशों को हटाते हटाते अचानक उनकी नज़र अपने शोहर पर पड़ी। किसी की आंख में गोली लगी थी तो किसी का पेट बाहर आ चुका था। 35 साल ठेकेदार लाला नाथूराम भी अपने बेटे और भाई को ढूंढने निकला था। उसके मुताबिक मुझे अपनी पगड़ी सर पर रखने में बहुत मेहनत करनी पड़ रही थी, क्योंकि गोश्त हासिल करने की कोशिश में चीलें अपनी चोंचों से सर पर हमलावर थीं। मैं हूं रज़ा खान और आप देख रहे हैं हिस्ट्री टीवी 44। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के निशान को दबाएं ताकि मेरी आने वाली मालूमाती वीडियोस आप तक पहुंच सके। जलियांवाला बाग अमृतसर शहर, तारीख 13 अप्रैल 1919, वक्त सूरज ढलने से चंद मिनट कबल। उस दिन जलियांवाला बाग में 15 से 25,000 अफराद जमा थे। अचानक लोगों ने एक अजीब सी आवाज़ सुनी। एक हवाई जहाज़ बाग पर कम बुलंदी से परवाज़ करता हुआ गुजरा। उसके एक बाजू पर एक परचम लगा था। उन लोगों ने उससे पहले कभी हवाई जहाज़ नहीं देखा था। बाद लोगों ने उसे देखकर वहाँ से चले जाने में ही खैरियत समझी। अचानक लोगों को अकब से भारी बूटों की आवाज़ सुनाई दी और सेकंडों में जलियांवाला बाग के तंग रास्ते से 50 फौजी नमूदार हुए, जो दो दो की फॉर्मेशन बनाते हुए ऊंची जगहों पर दोनों तरफ फैलने लगे। भीड़ के एक हिस्से ने चीख कर कहा, आ गए आ गए, और वो वहां से जाने के लिए उठ खड़े हुए। फिर एक आवाज़ आई, बैठ जाओ, गोली नहीं चलेगी। बगैर इंतबाह के फायरिंग की गई। उस वक्त ब्रिगेडियर रिजनाल्ड डायर ने चीख कर कहा, गोरखाज राइट, 59 लेफ्ट। 25 गोरखा और 25 बलोच फौजियों में से निस्फ ने बैठकर और निस्फ ने खड़े होकर पोजीशनें ले ली। डायर ने बिला तखीर हुक्म दिया, फायर फायर। फौजियों ने निशाना लगाया और बगैर इतलाह गोलियां बरसानी शुरू कर, और चारों तरफ लोग गोलियां लगने से गिरने लगे। घुटनों के बिल बैठे फौजी चुन चुन कर निशाना लगा रहे थे। उनकी कोई गोली ज़ाया नहीं जा रही थी। डायर ने फिर हुक्म दिया कि वो अपनी बंदूकें दोबारा लोड करें और इस तरफ फायर करें जहां ज़्यादा भीड़ है। उस वाक़े में जिंदा बच जाने वाले उत्तम सिंह के मुताबिक लेट जाने वालों को भी नहीं छोड़ा गया। लोग खौफ के आलम में चारों तरफ भागने लगे, लेकिन उन्हें बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं मिल सका। सब लोग तंग गली के रास्ते पर हो ली और बाहर निकलने की कोशिश करने लगे। डायर के फौजियों ने उन्हें निशाना बनाया। लाशें गिरने लगीं, कश्तों के पुश्ते लग गए। बहुत से लोगों ने दीवार पर चढ़कर भागने की कोशिश की, लेकिन फौजियों की गोलियों का निशाना बन गए। भीड़ में मौजूद कुछ साबिक फौजियों ने चीख कर लोगों से लेट जाने के लिए कहा, लेकिन इन लोगों को भी पहले से लेट कर पोजीशन लेने वाले गोरखा ने नहीं बख्शा। बाद में सार्जेंट एंडरसन ने, जो जनरल डायर के बिल्कुल साथ खड़े थे, हंटर कमेटी को बताया, जब फायरिंग शुरू हुई तो पहल यूं लगा कि पूरी की पूरी भीड़ ज़मीन पर ढेर हो गई। फिर हमने कुछ लोगों को ऊंची दीवारों पर चढ़ने की कोशिश करते देखा। थोड़ी देर बाद मैंने कैप्टन बर्ग्स के चेहरे की तरफ देखा। मुझे ऐसा लगा कि उन्हें काफ़ी दर्द महसूस हो रहा था। सार्जेंट एंडरसन उस वक्त जनरल डायर के पास मौजूद थे। ब्रेग्स ने डायर को रोकने की कोशिश की। अमेरिका में भारत के सफ़ीर रह चुके नोतेज सारना ने जलियांवाला बाग पर खासी तहकीक की है और उन्होंने पंजाब की तारीख पर कई किताबें भी लिखी हैं। नोतेज सारना बताते हैं, एक जिक्र मिलता है कि डायर के एक साथी बर्ग्स ने कोहनी से पकड़कर उनकी कमीज़ को हिलाया, गोया ये कह रहे हों कि अब बहुत हो चुका, लेकिन डायर ने उन्हें नज़रअंदाज कर दिया। वहाँ एक अंग्रेज़ एसपी रिहील भी मौजूद थे। उन्होंने हंटर कमेटी के सामने गवाही देते हुए कहा कि हवा में लोगों के दौड़ने की वजह से धूल और खून ही खून था। किसी की आंख में गोली लगी थी तो किसी का पेट बाहर आ चुका था। हम इस कत्लेआम को नहीं देख सके और बाग से बाहर निकल आए। उसके बाद रिहील की भतीजी ने एक डायरी लिखी, जिसमें उन्होंने लिखा कि इस वाक़े के बाद उनकी पहले जैसी शख्सियत ख़त्म हो गई और वो बेतहाशा शराब पीने लगे। मुसलसल 10 मिनट तक गोलियां चलती रहीं। डायर के फौजियों ने 1650 राउंड गोलियां चलाईं। पीपल के पेड़ और दीवारों पर निशान लग गए। जलियांवाला बाग पर ओपन रिबिलियन इन पंजाब नामी किताब के मुसन्निफ कपिल देव मालवीय एक जगह लिखते हैं, एक मकामी डॉक्टर का 13 साला बेटा मदन मोहू अपने दोस्तों के साथ खेलने रोज़ जलियांवाला बाग जाया करता था। उस दिन उस पर चलाई गई गोली निशाने पर लगी और उसकी खोपड़ी उड़ गई। चिल्लाते हुए दर्जनों लोगों ने एक बड़े पीपल के पेड़ के तने के पीछे आड़ ली। डायर ने अपने फौजियों को हुक्म दिया कि वो पीपल के दरख्त को निशाना बनाएं।
उधर बहुत से लोग बाग के किनारों पर ऊंची दीवारों को फलांगने की कोशिश कर रहे थे। डायर ने अपने फौजियों की बंदूक का रुख उनकी तरफ मड़वा दिया, बच्चे को दीवार के बाहर फेंक दिया। भरपूर सिंह 13 अप्रैल सन 1919 को सिर्फ 4 साल के थे, लेकिन उन्हें उस दिन के वाक़यात ताउम्र याद रहे। उन्होंने कहा, मैं उस दिन अपने दादा के साथ जलियांवाला बाग गया था। जैसे ही गोलियां चलना शुरू हुई, मेरे दादा मुझे उठाकर दीवार की तरफ दौड़ने लगे। जब उन्हें लगा कि बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं, उन्होंने मुझे 7 फीट ऊंची दीवार के बाहर फेंक दिया। नीचे गिरने से मेरा बाजू टूट गया, लेकिन मैं वो कहानी सुनाने के लिए अभी तक ज़िंदा हूँ। हम इस तकलीफ़ में भी कई दिनों तक अस्पताल नहीं गए, क्योंकि हमें डर था कि कहीं हम पर और जुल्म न ढाए। जैसे ही फायरिंग रोकने का हुक्म दिया गया, फौजी इतनी ही तेज़ी से बाहर चले गए जिस तेज़ी से वो अंदर आए थे। डायर उछलकर अपनी गाड़ी पर बैठे और रामबाग की तरफ चले गए। उनके फौजी उनके पीछे पैदल मार्च करते हुए चले। उस रात जलियांवाला बाग में गोलियों का शिकार होने वालों को कोई तिबी इमदाद नहीं मिली, ना ही लोगों को अपने मरने वालों और ज़ख्मियों को मैदान से बाहर ले जाने की इजाज़त दी गई। रतन देवी ने क्या देखा? मारूफ किताब जलियांवाला बाग ए ट्रू स्टोरी की मुसन्फ़ा किश्वर देसाई लिखती हैं, रतन देवी का घर जलियांवाला बाग के इतना करीब था कि उन्होंने अपने सोने के कमरे से गोलियों की आवाज़ें सुनी। वो बदहवासी की हालत में दौड़ती हुई बाग पहुंची। उनके सामने लाशों का ढेर लगा हुआ था। वो अपने शोहर को ढूंढने लगी। लाशों को हटाते हटाते अचानक उनकी नज़र अपने शोहर के मुर्दा जिस्म पर पड़ी। थोड़ी देर बाद उन्हें लाला सुंदर के 2 बेटे आते दिखाई दिए। उन्होंने उनसे कहा वो किसी तरह एक चारपाई ले आएँ ताकि उनके शोहर के जिस्म को घर ले जाया जा सके। उन्होंने मदद का वादा किया, लेकिन वो लौट कर नहीं आए। ईश्वर देसाई ने मजीद लिखा, रतन देवी ने एक शख्स से दरख्वास्त की उनके शोहर के जिस्म को एक खुश्क जगह पर ले जाने में उनकी मदद करें, क्योंकि जहां उनका जिस्म था उसके चारों तरफ खून ही खून था। उन्होंने सर की तरफ से उनके जिस्म को पकड़ा और रतन देवी ने पाँव की तरफ से और उन्हें एक लकड़ी के सहारे लिटा दिया। रात के 10 बजे तक उन्होंने इंतज़ार किया, लेकिन कोई नहीं आया। उन्होंने अपने मुर्दा शोहर के सर को अपनी गोद में रखकर पूरी रात गुजारी। उनके एक हाथ में डंडा था ताकि खून की बू सूंघ कर आने वाले कुत्तों को भगाया जा सके। उन्होंने देखा कि एक 12 साल का लड़का उनके पास पड़ा हुआ है जो शदीद ज़ख्मी था। उन्होंने उससे पूछा, क्या वो उसे कोई कपड़ा उड़ा दें? लड़के ने कहा कि नहीं, लेकिन मुझे छोड़कर मत जाओ। रतन देवी ने उस बच्चे को जवाब दिया कि मैं अपने शोहर को छोड़कर कहाँ जाऊंगी। थोड़ी देर बाद लड़के ने कहा, मुझे पानी चाहिए, लेकिन वहाँ एक बूंद भी पानी नहीं था। थोड़ी देर बाद रतन देवी को उसकी कराहें सुनाई देना बंद हो गई। ऊपर से जुल्म यह किया कि सारे शहर की बिजली पानी मुनक़ता कर दी। सुबह तक बाग के ऊपर चीलें उड़ने लगीं ताकि खुराक हासिल कर सकें। गर्मी के सबब लाशें जल्दी सड़ने लगीं। 35 साला ठेकेदार लाला नाथूराम ने कांग्रेस की जांच कमेटी को बताया, मैं अपने बेटे और भाई को ढूंढने निकला था। मुझे अपनी पगड़ी सर पर रखने में बहुत मेहनत करनी पड़ रही थी, क्योंकि गोश्त हासिल करने की कोशिश में चीलें अपनी चोंचों से सर पर हमला आवर थीं। इस वाक़े के 3 माह बाद जब कांग्रेस का एक वफ्द जांच के लिए वहां पहुंचा, उस वक्त भी फ़िज़ा में लाशों की बदबू मौजूद थी। दरिया सना जलियांवाला बाग में कत्ले आम के बाद जनरल शाम 6:30 के आसपास अपने कैंप पहुंचे। उन्होंने पूरे शहर की बिजली और पानी को काट दिया। रात 10 बजे उन्होंने शहर का एक बार फिर दौरा किया ताकि ये देख सकें कि घर से ना निकलने के उसके हुक्म की पाबंदी हो रही है या नहीं। इससे ज़्यादा जुल्म की और क्या बात हो सकती थी कि लोगों के बच्चे, रिश्तेदार और बुज़ुर्ग जलियांवाला बाग में ज़ख्मी तड़प रहे थे या मरे पड़े थे, और लोगों को उनकी मदद के लिए बाहर आने की भी इजाज़त नहीं थी। डायर को इस रात सड़क पर एक शख्स भी नज़र न आया, लेकिन पूरा शहर जाग रहा था और वहाँ एक मनहूस सन्नाटा छाया हुआ था। जनरल डायर के साथ क्या हुआ? डायर को हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने क्लीन चिट दी। इब्तिदा में तो बरतानवी हुकूमत ने इस कत्लेआम का कोई नोटिस नहीं लिया, लेकिन जब खबर फैलने लगी तो उन्होंने इसकी तहकीकात के लिए हंटर कमेटी तश्कील दी। हंटर कमेटी की रिपोर्ट में एक मुतफ़िक़ा रिपोर्ट थी और दूसरी अक़लियत की रिपोर्ट थी। दोनों फरीकों ने डायर को गलत कहा, लेकिन किसी हद तक उसमें दोनों में इख्तलाफात थे। लेकिन पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओ डायर को उन्होंने कुछ भी नहीं किया। बरतानवी हुकूमत ने डायर को इस्तीफ़ा देने के लिए कहा। वहाँ के हाउस ऑफ कॉमन्स में इस मामले पर शदीद बहस, और वहाँ भी ये तय पाया गया कि जो डायर ने किया वो मुकम्मल तौर पर गलत था, लेकिन हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने इसको उल्ट दिया और बरतानवी हुकूमत से कहा कि इसने डायर के साथ नाइंसाफ़ी की है। अमवात की मुतनाज़ा और असल तादाद। हंटर कमेटी ने एतराफ़ किया कि फायरिंग में 379 अफराद हलाक हुए, जिनमें 337 मर्द और 41 बच्चे शामिल थे। इस रात डायर ने जब पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर और डायर को अपनी रिपोर्ट भेजी तो उसमें कहा कि तकरीबन 200 अफराद हलाक हुए हैं, लेकिन किश्वर देसाई बताती हैं बहुत से इन्हीं शाहिदीन का कहना है कि कम अज़ कम 1000 लोगों की मौत हुई।
हुई और करीब 4-5 हज़ार ज़ख्मी हुए। कुछ ऐसे भी जो बाग में ना मार कर अपने घर जाकर मरे। लोगों को पता नहीं चला कि कितने लोग मरे, क्योंकि वहाँ खौफ का माहौल था। अंग्रेज़ों की तरफ से कहा जा रहा था कि अगर आप जलियांवाला बाग में मौजूद थे तो आपने हुकूमत के खिलाफ गद्दारी की, इसलिए लोग बता नहीं रहे थे कि हमारा कोई रिश्तेदार मरा या ज़ख्मी हुआ। आर्ट और कल्चरल हेरिटेज ट्रस्ट और पार्टीशन म्यूज़ियम ने मरने वालों की तमाम फाइलों की गहरी जांच पड़ताल की है। हमने 502 मरने वालों के मुकम्मल तौर पर कन्फर्म नाम निकाले हैं। इसके अलावा 45 लाशें ऐसी थीं जो बाग में पड़ी हुई थीं और इनकी शनाख्त नहीं हो पाई। हम पूरे एतमाद के साथ कह सकते हैं कि इस साहने में कम अज़ कम 547 अफराद हलाक हुए थे। महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर का एहतजाज। इस वाक़े के खिलाफ एहतजाज करते हुए महात्मा गांधी ने अपने तमाम तमगे वापस कर दिए। रविंद्रनाथ टैगोर ने वायसराय चेम्सफोर्ड को खत लिखकर नाइटहुड का एजाज़ वापस कर दिया। उसके बाद हिंदुस्तानियों और बरतानिया के दरमियान जो खलीज पैदा हुई उसे कभी ख़त्म नहीं किया जा सका और इस वाक़े के 28 साल बाद आखिरकार अंग्रेज़ों को हिंदुस्तान से जाना पड़ा। ये थी आज की वीडियो। अगर अच्छी लगी है तो काइंडली लाइक